हेलो दोस्त, मैं हूं राजेश शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के बारे में। और मैथ का जो एनसीईआरटी बुक होता है उसमें अध्याय 12 है और 12 में दिया गया है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब देखना ये है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हमें किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है और कौन से टॉपिक पढ़ करके हम कौन सा प्रश्नावली आसानी से बना सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है भूमिका। भूमिका का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो जब भी कोई हम लोग मैथ बनाते हैं या किसी प्रकार का सवाल पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद में आता है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, जिसकी पढ़ाई हम लोग पार्ट 1 में करेंगे। और जैसे ही हम लोग पार्ट 1 को पढ़ेंगे वैसे ही प्रश्नावली 12.1 को एकदम चुटकी में बजा लेंगे। दूसरी बात करते हैं कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसकी पढ़ाई हम लोग को पार्ट 2 में करना है। और पार्ट 2 की पढ़ाई करने के बाद में प्रश्नावली 12.2 बनाने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। फिर आता है समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, जिसकी पढ़ाई हम लोग को पार्ट 3 में करना है। और जैसे ही हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे प्रश्नावली, तो 12.3 जो है एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा। अब देखना ये है कि वृत्त में क्या क्या मौजूद रहता है। हाँ जी, वृत्त में आपका केंद्र होता है, वृत्त में आपका जीवा होता है, वृत्त में आपका त्रिज्या होता है, वृत्त में आपका व्यास होता है, वृत्त में आपका परिधि होता है, क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड होता है, वृत्तखंड होता है, बहुत कुछ होता है भाई मेरे। तो एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए, यहाँ पे परिमाप को ही परिधि कहा जाता है, उसकी चर्चाएं हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वृत्त के अंदर क्या क्या रहता है और किसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक वृत्त है और इस वृत्त के बीचों बीच एक हमारा बिंदु है जिसका नाम क्या है, ओ है। तो बिंदु ओ को हम लोग केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। और केंद्र को इंग्लिश में हम लोग सेंटर कहते हैं। दूसरी बात करते हैं रेखाखंड ओ ए। तो ओ यहाँ है, ए यहाँ है, तो ओ हो गया हमारा केंद्र और ए जो है एक वृत्त पर है। तो ओ से लेकर के ए के बीच का जो रेखाखंड है उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेडियस, इसको आर से सूचित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से रेखाखंड ओ बी, ओ यहाँ है, बी यहाँ है, ये भी आपका क्या होगा? त्रिज्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, यानी आर से सूचित करते हैं। अब बात होती है कि क्या एक वृत्त में आप 2, 4, 5, 10 ही त्रिज्या खींच सकते हैं? नहीं भाई मेरे, एक वृत्त में आप अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, जितना आपका इच्छा करे उतना खींच सकते हैं। अब यही त्रिज्या जब दोनों एक दूसरे से मिल करके एकदम सरल रेखा में हो जाता है, वहीं आपका बन जाता है व्यास। तो एक त्रिज्या हमारा है ओ ए, जिसको हम लोग आर कहेंगे। दूसरा त्रिज्या है ओ बी, इसको भी आर कहेंगे। जब ये दोनों मिल जाएगा तो रेखाखंड बन जाएगा ए बी। तो ए बी रेखाखंड जो है हमारा हो जाता है व्यास, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायमीटर कहते हैं और इसको डी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि डी बराबर क्या हो सकता है भाई? तो ए गोवार, ए गोवार, कय गोवार? 2 गोवार। तो डी बराबर हमारा 2 बार। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे सी है और डी है, तो सी डी एक रेखाखंड है। तो सी डी रेखाखंड क्या कहलाता है? तो वृत्त पर कोई भी 2 स्थित बिंदु हो, उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वही आपका जीवा कहलाता है। तो इसी जीवा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। तो आप कहिएगा सर सी हमारा एक वृत्त पर है, डी हमारा वृत्त पे है, ठीक उसी प्रकार से ए भी तो वृत्त पर है और बी भी तो वृत्त पर है। तो हाँ भाई, आप बिल्कुल सही है, वृत्त पर ही है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा, एक किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारा व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं परिधि। इसी परिधि को परिमाप कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या होता है भाई परिधि? तो यहाँ समझिए, मान लीजिए कि एक बिंदु है, इस बिंदु पर प्यारे लाल नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस प्यारे लाल को ऐसा समझाया जा रहा है कि प्यारे लाल भाई, किसी वृत्त के
किसी बिंदु पर आप खड़ा होकर के वृत्त के अनुदिश चलते हुए एक बार में जो दूरी तय कर लीजिएगा ना, उसी को परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। फिर से समझिए कि वृत्त के किसी बिंदु से वृत्त के अनुदिश एक बार में तय की गई जो दूरी होती है वही हमारा परिधि कहलाता है। उसी परिधि को हम लोग परिमाप कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मालूम आप लोग क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, कहता है सवाल क्या कि किसी वृत्त की परिधि और उसका व्यास का अनुपात जो होता है वह एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। अब आप कहिएगा सर ये हम नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को नियतांक कहा गया और इस नियतांक को पाई नाम दे दिया गया। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? पाई पढ़ते हैं। और पाई हमारे भारत के बोलचाल का शब्द नहीं है, ये एक यूनानी अक्षर है। कहाँ का अक्षर है? यूनानी अक्षर है। अब यहाँ पे देखना है इसको हल करके भाई क्या होता है, तो चलिए हल करते हैं जरा। यहाँ पे परिधि है तो परिधि ही रख लेते हैं बटा व्यास। तो व्यास को हम क्या कहते हैं बेटा? डी कहते हैं। डी बराबर इधर क्या है? पाई है। तो यहाँ पे परिधि बराबर पाई और डी हमारा बट्टा में उधर जाकर कथी हो जाएगा? गुना में। तो ध्यान दीजिएगा, परिधि बराबर पाई इंटू डी। तो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2r है। तो 2r, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि परिधि बराबर, पहले 2 को लिख लेते हैं, बाद में हम फिर पाई और r को लिखेंगे पाई r। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। हमारा एक क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब आप कहिएगा सर हम 2 तो समझ रहे हैं कि 2 हमारा एक अंक है, r भी समझ रहे हैं कि हमारा एक त्रिज्या है, ये पाई क्या है? तो बेटा पाई एक नियतांक है और इस पाई का जो वैल्यू है हमारे भारत के एक महान गणितज्ञ जिनका नाम क्या है? आर्यभट्ट। उन्होंने कहा क्या कि पाई का जो मान होता है 62,832 बटा 20,000 के बराबर होता है। जब इसको हल किया जाता है तो 3.1416 होता है। ये किन्होंने कहा? आर्यभट्ट ने कहा। लेकिन इसी तरीके से एक और प्रतिभाशाली हमारे भारत के गणितज्ञ हैं जिनका नाम आप लोग को शायद मालूम होगा, नहीं मालूम है तो यहाँ देखिए, श्रीनिवास रामानुजन। ये दोनों जो हैं महान व्यक्ति हमारे भारत के ही रहने वाले थे। इन्होंने पाई का जो सन्निकट मान बताया वो बताया 22/7 या 3.14 आप रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये रहा आपका वृत्त का परिधि। तो आप कहिएगा सर वृत्त का परिधि तो बड़ा आप रोचक तरीके से निकाल दिए, क्या रोचक तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल भी निकलता है? तो हाँ भाई बिल्कुल निकलता है। कैसे निकलता है? तो चलिए हम आगे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। मान लीजिए यह 1 नंबर हिस्सा है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अब इसी को तोड़ तोड़ के अलग से लिख लेते हैं। देखिएगा यह हमारा 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर, ये हमारा 3 नंबर, ये हमारा 4 नंबर, ये हमारा 5 नंबर, ये हमारा 6 नंबर, ये हमारा 7 नंबर और ये हमारा 8 नंबर। तो आप देख रहे हैं कि यह एक आयत के आकृति जैसा बना। तो आयत में इसी को ना लंबाई कहते हैं जी। तो कई गो लंबाई होता है? 2 गो होता है ना, एगो नीचे एगो ऊपर। चौड़ाई भी एगो इधर होता है एगो इधर होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि इसके लंबाई के अनुदिश का 2 भाग क्या है? परिधि है। तो आप देखिए जरा, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से यहाँ बढ़े, फिर यहाँ से यहाँ बढ़े, फिर यहाँ से यहाँ बढ़े। इसी तरीके से जब आप बढ़ते बढ़ते आइएगा तो ये क्या बन जाएगा बाबू? वृत्त का परिधि। तो जरा देखिए, तो वृत्त का परिधि है ये सब ना है मिल करके, वृत्त का परिधि है ये सब ना है मिल करके। तो लंबाई के अनुदिश का कई गो भाग? 2 गो भाग वृत्त का परिधि है। तो आपको मालूम है ये 2 भाग है
तो 1/2 कर देंगे और परिधि क्या होता है तो 2πr। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया तो क्या बचा हमारा πr। तो यही πr जो है क्या बन गया लंबाई बन गया। क्या बन गया लंबाई बन गया। अब इसी तरीके से हम जब बात आगे करते हैं चौड़ाई क्या होगा भाई, तो देखिए जरा चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर यही ना है आपका चौड़ाई। तो ये हमारा क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, सब त्रिज्या है। और जानते हैं कि वृत्त में सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमारा चौड़ाई क्या बन जाएगा त्रिज्या यानी r। अब यहाँ लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो आयत का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। अब आप कहिएगा सर ये आयत पढ़ा रहे हैं आप, नहीं भाई मेरे, जब इसको हमने खंडित करके एक एक जोड़ जोड़ करके बना दिया तो एक आयत का रूप धारण कर लिया। हालांकि यह 8 भागों में बांटे हैं, जब आप इसको 16 भाग में बांटेंगे, 32 भाग में बांटेंगे, 64 भाग में बांटेंगे तो एक समय आएगा कि आयत के जैसे इसका स्वरूप बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है भाई मेरे, लंबाई हमारा πr, तो πr गुना चौड़ाई कितना है तो r, तो कितना हो गया πr²। ये क्या बन गया वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया। तो ये एक फार्मूला हमारा क्रिएट होगा। एक चीज़ और समझिए, यह आपका एक वृत्त है और ये हमारा क्या है एक व्यास है, मान लीजिए AB, और इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा सर ये तो अर्धवृत्त हो गया। बिल्कुल भाई ये तो अर्धवृत्त है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे अब सवाल आता है कुछ फार्मूला के ऊपर कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो πr²। लेकिन जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो πr² बटा क्या हो जाता है 2 हो जाता है। अब उसी तरीके से वृत्त की परिधि हमारा होता है 2πr। अब आप सवाल कीजिएगा कि सर अर्धवृत्त की परिधि करेंगे तो उसका भी आधा कर देंगे। नहीं भाई मेरे यहाँ समझिए, यह हमारा क्या है अर्धवृत्त है, ठीक है। यहाँ देखिए इस फिगर को गौर से देखिएगा, जब आप यहाँ से यहाँ चलते हैं एक बार में तो ये क्या कहलाता है परिधि। जब इसी को हम आधा कर दिए तो यहाँ से लेकर के यहीं तक ना आप चले हैं जी, तब ना आप 2 से भाग कीजिएगा तो इसका परिधि होता है पूरे वृत्त का 2πr। जब आधा कीजिएगा नहीं 2 से भाग कर दीजिएगा तो πr बचेगा। तो ये केवल चाप की लंबाई है, केवल क्या है चाप की लंबाई है। तो अर्धवृत्त के चाप की लंबाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2πr/2, जिसको हम काट देंगे तो हमारा रिजल्ट होगा πr। समझ में आ रहा है, हमारा रिजल्ट क्या होगा πr। लेकिन जब हम वहीं अर्धवृत्त की परिधि की बात करेंगे तो इसको भी तो हम जोड़ेंगे। तो मान लीजिए यह केंद्र O हो गया, इधर A हो गया, इधर B हो गया, तो OA हमारा त्रिज्या एगो R और OB हमारा त्रिज्या एगो R। तो चाप की लंबाई आपका क्या आया है πr। इसमें कोई गो R जोड़िएगा तो एगो R आई, एगो R, 2 गो R। तो ये हमारा जो है क्या हुआ एक फार्मूला हुआ। तो इस फार्मूला को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। याद ये भी रखिएगा कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो जब तक ना कहा जाए कि पाई का वैल्यू 3.14 रखिए तब तक आप 22/7 रखते जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 12.1 बनाने में कहीं से परेशानी नहीं होगा। जितनी बारीकी से आप लोग वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बारे में आप लोग जानकारी ले लिए। हाँ, क्वेश्चन को आपको बड़ी बारीकी से पढ़ना है और बारीकी से पढ़कर देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, फटाफट बनेगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर पल मदद करूं। जाते जाते हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में दूसरे पार्ट को लेकर के, तब तक जय हिंद।